अगर आप सोचते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाने में नरेंद्र मोदी का हाथ है, तो ये सिर्फ आधा सच है। फॉरेन में इंडिया की पहचान बनाने में डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर कोई नेता नहीं है। एक्चुअली उनके टैलेंट की वजह से मोदी जी ने उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर की चाइना और पाकिस्तान इतनी इज्जत क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं आज। डॉक्टर जयशंकर की फैमिली ओरिजिनली तमिलनाडु को बिलोंग करती है, लेकिन काम के सिलसिले में इनके फादर दिल्ली आ गए। 9 जनवरी 1955 को डॉक्टर जयशंकर पैदा हुए। जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशंस और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में एमए और एमफिल करने के बाद पीएचडी करी। पीएचडी करने के बाद 1977 में डॉक्टर जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के बाद ज्वाइन करी। शुरुआती करियर में जहां उन्हें श्रीलंका से लेकर रशिया और जापान में पोस्टिंग मिली, लेकिन उनकी जिंदगी का बिग ब्रेक आता है 2004 से लेकर 7 के बीच में, जब वो वॉशिंगटन डीसी में पोस्टेड थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस काम के लिए डॉक्टर जयशंकर को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। उस वक्त यूएसए नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी के तहत इंडिया को कोई एग्जेम्पशन नहीं देना चाहता था, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो कुछ चुनिंदा कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस तक सीमित रहेंगी। इसके अलावा किसी भी देश को यूरेनियम सप्लाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंडिया ने 1974 और 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करी थी, और इंडिया इजराइल के अलावा एक ऐसा देश है जिसने इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, लेकिन साथ में न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग बराबर जारी रखी। जहां नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को चाइना की हेल्प से न्यूक्लियर वेपन्स मिले, वहीं इंडिया ने अपने टैलेंटेड साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मदद से पूरे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। अब यूएस नहीं चाहता था कि इंडिया को यूरेनियम का सप्लाई मिले, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यूरेनियम की सप्लाई को कहीं इंडिया डाइवर्ट ना कर दे और ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम, इन दो में से किसी एक रॉ मटेरियल की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये डॉक्टर एस जयशंकर की काबिलियत थी कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को इस तरीके से कन्विंस किया कि यूएस इंडिया को ये एग्जेम्पशन देने के लिए तैयार हो गया, और बिना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करे इंडिया को यूरेनियम का सप्लाई मिलने लगा। और एग्जेम्पशन पाने वाला इंडिया एकमात्र देश है। ये एग्जेम्पशन इजराइल तक को नहीं मिला है। क्लाइमेट चेंज का हवाला देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने समझाया पूरी दुनिया को कि किस तरीके से इंडिया में कोयले की मदद से ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और लॉन्ग टर्म में इससे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जहां पे फ्रांस जैसे देश है, जहां पे 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, इंडिया भी उसी रास्ते पे चल सकता है। और जो भी यूरेनियम का सप्लाई होगा वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के गांव-गांव तक पहुंचेगी और एनवायरनमेंट का भी नुकसान नहीं होगा। 4 साल के बाद 8 अक्टूबर 2008 को इंडिया और यूएसए की न्यूक्लियर डील साइन होती है। अब इंडिया इंटरनेशनल मार्केट से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल खरीद सकता था, और इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की नीड्स पूरी हुई। इस अपार सफलता के बाद डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर में पोस्टिंग पाते हैं एज हाई कमिश्नर। 2009 से 13 तक जयशंकर चाइना में पोस्टेड थे, और यहाँ उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि किसी तरीके से इंडिया चाइना के बॉर्डर इशू सॉल्व हो सके। 2012 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब वो चाइना के दौरे पे गए, और वहां पे उनकी मुलाकात डॉक्टर एस जयशंकर से हुई। यहाँ बहुत से इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ मीटिंग कराने में मोदी जी की जयशंकर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और मोदी जी ने इस टैलेंट को पहचान लिया। डॉक्टर एस जयशंकर का चाइना का एक्सपीरियंस आगे चल के इंडिया को 2017 में काम आता है, जब डोकलाम बॉर्डर इशू होता है। चाइना डोकलाम रीजन में एक रोड बनाना चाहता था, लेकिन इंडिया ने इस कंस्ट्रक्शन को होने से रोक दिया। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन एरिया है, जहां पे इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर मिलते हैं। रोड बनने के बाद भूटान का कुछ एरिया तो चाइना के पास चले ही जाता, साथ ही इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है, जिसे इंडिया का चिकन स्नैक कहते हैं। और एक स्पेसिफिक जगह तो ये बॉर्डर सिर्फ 25 किलोमीटर लंबा है, और इस जगह पे चाइना इतने करीब आ जाए ये इंडिया को मंजूर नहीं था। यहाँ डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्राइलेटरल डिप्लोमेसी शुरू करी, जहाँ पे भूटान, चाइना और इंडिया के ऑफिशियल्स बैठते हैं। जयशंकर ने भूटान की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का पहले ही वादा भूटान को कर दिया था। और चाइना से डीलिंग के वक्त तो चाइना के एक डिप्लोमेट ने यह भी कह दिया कि जयशंकर एक डिप्लोमेट नहीं बल्कि एक सोल्जर की तरह बातें करते हैं। जयशंकर की डिप्लोमेसी के चलते चाइना ने डोकलाम से अपनी आर्मी को पीछे कर लिया और वहां पे रोड ना बनाने का निर्णय लिया, तो पीसफुली पूरा बॉर्डर इशू आराम से सॉल्व हो गया। 2020 में दोबारा चाइना ने गलवान में एक वायलेंट बॉर्डर इशू क्रिएट कर दिया। जून 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तब चाइना को एक
खुराफात सूझती है और वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुस के आ जाते हैं और इंडिया के लगभग 20 जवान इस लड़ाई में शहीद हो गए। ऐसे में डॉक्टर जयशंकर सीधे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं और एक 5 पॉइंट सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं, जिसमें चाइना ने ये वादा किया कि वो अभी तक के जितने भी पहले प्रोटोकॉल्स साइन किए गए हैं उन सबको मानेगा और बॉर्डर पे कोई भी गोली नहीं चलाई जाएगी, कोई भी डिस्प्यूट बैठ के रिजॉल्व की जाएगी। जयशंकर ने इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया की बात रखी और समझाया कि किस तरीके से चाइनीज एग्रेशन की वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ रहा है, तो दूसरे देशों का भी सपोर्ट पाने में जयशंकर इस पूरे मुद्दे में सफल रहे। 2021 में चाइना ने अपनी आर्मी को बॉर्डर से थोड़ा पीछे कर लिया और फिलहाल इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट अभी शांत है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को फील हुआ कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी अभी इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। 2015 में डॉक्टर एस जयशंकर को यूएस से बुलाया जाता है और 2 साल के लिए उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी बनाया जाता है, फिर 1 साल के लिए उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जाता है और उसके बाद आपको याद होगा कि इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कितने ढेर सारे इंटरनेशनल टूर्स किए थे। इनफैक्ट लोग तो ये भी कहने लगे थे कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने ही हैं फॉरेन कंट्रीज में घूमने के लिए, लेकिन डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी के चलते नरेंद्र मोदी ने बहुत सी पावरफुल कंट्रीज जैसे यूएस, चाइना, जापान के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए ताकि चाइनीज साइड पे एक प्रेशर बिल्डअप हो और इंडिया की इज्जत एक वर्ल्ड लीडर के रूप में धीरे धीरे निखरनी शुरू हो गई। 2018 में रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर एस जयशंकर घर में नहीं बैठे, इनफैक्ट टाटा ग्रुप के ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट हो गए। 2019 में उनके शानदार काम की वजह से उन्हें पद्मश्री दिया जाता है। 2019 में दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब नरेंद्र मोदी एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर चाहते थे जो इंडिया को एक विश्व गुरु के रूप में प्रोजेक्ट कर सके और अब डॉक्टर एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी बनने की पोजीशन में नहीं थे, तो ऐसे में उन्हें सीधे फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। गुजरात से राज्यसभा का टिकट दे के वो चुनाव जीतते हैं और अगले 5 साल में जब डॉक्टर एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर रहे तो पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को भी इंडिया की तारीफ करनी पड़ी। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। आर्टिकल 370 को हटाना मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर था, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से डॉक्टर एस जयशंकर ने हर एक देश में जाके बायलैटरल टॉक्स करी और सारे इंटरनेशनल फोरम्स में बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर इंडिया का एक इंटरनल मैटर है और पूरी शांति के साथ आर्टिकल 370 हट भी गया। पाकिस्तान तिलमिला के रह गया, लेकिन इतनी सॉलिड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी कि एक भी देश ने इस पूरे मूव का विरोध नहीं किया। 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है और एक जंग छिड़ जाती है। इस लड़ाई के बाद ऑयल के प्राइसेस अचानक से बढ़ना शुरू हो गए। रशिया पे बहुत से इंटरनेशनल सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा दिए गए। ऐसे में कोई भी देश जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा था उसके संबंध यूएस और इनके एलाइज के साथ खराब हो जाते। रशिया ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इन सैंक्शंस के बाद ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए और जब ऑयल का दाम बढ़ने लगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने लगी और पूरी दुनिया में धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी। भारत में इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जयशंकर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन जब पास किया जा रहा था तो इंडिया उसमें न्यूट्रल रहा। ऑपरेशन गंगा के तहत इंडिया ने 22,000 स्टूडेंट्स को यूक्रेन से रेस्क्यू किया। इसमें से कुछ तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी थे। जहां एक तरफ रशिया से सस्ते दामों में इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया, वहीं यूक्रेन में वॉर विक्टिम्स के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करनी शुरू करी। एक समय था जब यूरोपियंस इतने एरोगेंट थे कि वो कहते थे कि व्हेन यूरोप स्नीजेस एंटायर वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। डॉक्टर जयशंकर ने अपने इस आइकॉनिक डायलॉग के बाद इस पूरे नैरेटिव को बदल दिया। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. और इसके बाद तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी डॉक्टर जयशंकर की तारीफ करनी पड़ गई। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं। 2024 में मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी डॉक्टर जयशंकर को एज फॉरेन मिनिस्टर कंटिन्यू किया गया है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब राजा युद्ध जीतता है तो उसका सारा श्रेय राजा को जाता है, जबकि जीत के पीछे असली हाथ उसके मंत्रियों का होता है। इसलिए राजा के साथ उसके मंत्रियों को भी बराबर का श्रेय और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन 2029 में क्या नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या योगी आदित्यनाथ जिस तरीके का काम यूपी में कर रहे हैं एक प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पूरे इंडिया में कर पाएंगे? तो ये योगी अगले प्रधानमंत्री होंगे या मोदी? इस विषय में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।